हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस का चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कार्य होता है। तो कार्य जो है ये कार्य एक अदिश राशि है और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। वही आवेग बराबर कहेगा तो बल गुणे समय होता है। कार्य के एसआई मात्रक होता है तो कार्य के एसआई मात्रक होता है जूल और सीरियस मात्रक इसका हो जाएगा अर्ग। एक जूल बराबर कितना होता है तो एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पे निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पे। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। यदि विस्थापन उसका शून्य होगा तो एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी उसका कार्य शून्य होगा। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगने पर वस्तु विस्थापित होती है तब। कार्य हुआ कब माना जाएगा? जब बल लगने पर वस्तु विस्थापित होती है तब। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है तो उस पर किया गया कार्य जो होता है शून्य होता है। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तब कार्य ऋणात्मक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं तो शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के एसआई मात्रक होता है तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य के भी एसआई मात्रक जूल होता है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होती है तो ये होती है 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होती है 9 किलो कैलोरी। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो ये कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबड़ के बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग में होती है तो तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है तो बांध बनाकर रोके गए जो जल है उसमें ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है तो किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहलाता है तो ये कहलाता है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो ये कहलाती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है तो ये होता है 1/2 mv²। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में और संग्रहित ऊर्जा होती है तो ये होती है गतिज ऊर्जा। बहते जल में या धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है तो गतिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, बहती हुई हवा में होती है तो बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी तो गतिज और स्थितिज दोनों होगी। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा कहेगा तो गतिज स्थितिज दोनों होगा और चलती गाड़ी के कहेगा कौन सी ऊर्जा होगी तो चलती गाड़ी में गतिज ऊर्जा होती है और उस व्यक्ति कहेगा बैठे व्यक्ति में तो उसमें गतिज और स्थितिज दोनों होता है। किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो किसी वस्तु के वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वही किसी वस्तु के द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा दुगना होता है और वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जाओं का योग कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं के योग क्या कहलाता है तो ये कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेंज का नियम परिमाण है तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिमाण है लेंज के नियम। आगे पढ़ेंगे,
आगे हम लोग पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। तो कार्य करने की दर कहलाती है तो शक्ति कहलाती है। शक्ति के SI मात्रा कहेगा तो वाट हो जाएगा, और वाट बराबर होता है जूल बटे सेकेंड। शक्ति के SI मात्रक हो जाएगा वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है, तो ये की जाती है मेगावाट में। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है तो मेगावाट में की जाती है। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 1 अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति। गुरुत्वाकर्षण व गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है वह कौन सा बल कहलाता है, तो वो कहलाता है गुरुत्वीय बल। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है, तो यह कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी के छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा जी का मान सबसे अधिक होता है, तो जी के मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पे, और जी के मान सबसे कम कहाँ पे होता है, तो ये होता है विषुवत रेखा पे। जी का मान शून्य कहाँ पे होता है, तो जी के मान शून्य होता है केंद्र पे। जी के मान सबसे अधिक होगा ध्रुव पे, निम्नतम होगा विषुवत रेखा पे, और सबसे कम होगा जीरो कहाँ पे होगा, तो केंद्र पे। अधिक ध्रुव पे, कम होगा विषुवत रेखा, पूर्ण तरह से जीरो हो जाएगा कहाँ पे, तो केंद्र पे। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के होता है, तो चंद्रमा पे होता है 1/6 गुना। गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है, तो ये द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय जो त्वरण है ये निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान और आकार पे। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान क्या होता है, तो ये घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान क्या होता है, तो घटता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण के मान होता है, तो ये होता है ऋणात्मक। जब कोई वस्तु ऊपर पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण के मान क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादक कौन थे, तो ये थे न्यूटन। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि बड़ा जी क्या है, तो ये एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि बड़ा जी के मान होता है, तो ये होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये पिछला जो टेक्नीशियन और ALP के एग्जाम था उसमें आया था। इसका क्या पूछ रहा था, तो SI मात्रक पूछा था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ा जी के मान होता है तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो ये होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, तो समान हो जाएगा। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कब प्रतीत होता है बढ़ा हुआ, जब लिफ्ट ऊपर की ओर सामान्य त्वरण से जाएगी तब। आगे देखेंगे लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तब। और कैसे, तो समान त्वरण से तब। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार होगा, तो ये हो जाएगा शून्य। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो इसका भार क्या हो जाएगा, लिफ्ट में स्थित पिंड के, तो शून्य हो जाएगा। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, तो भारहीनता ये कहलाता है शून्य गुरुत्वाकर्षण। आगे देखेंगे मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का जो भार होता है ये होता है शून्य।
मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु के भार क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा शून्य। यहाँ भार पूछा है और एक जगह क्या पूछा था, तो एक जगह पूछ रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण कहेगा तो ये समान होता है और भार होता है शून्य। आगे देखेंगे, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो ये होता है अपरिवर्तित। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी और लकड़ी की बाद में। और ये कहाँ पे कह रहा है, तो ये कह रहा है हवा में। और हवा की अनुपस्थिति में अगर कहेगा कि हवा का अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद एक समान ऊंचाई से गिराने पर वे क्या होगा, तो वे एक साथ पृथ्वी पे पहुंचेगा। अगर हवा के उपस्थिति में गिराइएगा तो जो भारी रहेगा वो पहले पहुंचेगा, और हवा के अनुपस्थिति में गिराइएगा तो जो भारी रहेगा या हल्का रहेगा दोनों सामान्य रूप से पृथ्वी पर पहुंचेगा। आगे देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं उपग्रह। ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रहों के गति के नियम की खोज किए थे केपलर ने। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं तो ये पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। आगे बढ़ेंगे, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है, तो ये होता है 24 घंटा का। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं भू स्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है, तो ये होता है शून्य। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का जो भार होता है ये होता है शून्य। आगे बढ़ेंगे, उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है, तो उसके द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करती है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है, तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सौर सेल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पलायन वेग। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पलायन वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है, तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग है। सूर्य के लिए पलायन वेग कहेगा तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चंद्रमा के लिए पलायन वेग हो जाएगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग ये कक्षीय वेग के होता है तो √2 गुना होता है। जो पलायन वेग है ये कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दाब के बारे में। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है, तो ये कहलाता है दाब। दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब की बीमा हो जाएगी एम एल इनवर्स और टी के पावर -2। एम हो जाएगा एल इनवर्स हो जाएगा और टी के पावर -2 हो जाएगा। दाब निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है और क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। दाब बढ़ने से बर्फ के गलनांक घटता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ के गलनांक घट जाता है। द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, तो ये होता है बढ़ता है। द्रव्यों के क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो स्थिर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब क्या है, तो ये पारे के 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है। समुद्र तल पे
औसत जो वायु दाब होता है ये होता है 76 सेंटीमीटर या 760 mm। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है तो ये हो जाएगा बार, और इसे मापते हैं बैरोमीटर से। एक बार बराबर कितना होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा तो कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का जो बुलबुला है ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि ऊपर वायु दाब कम हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है, इसी के कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। बैरोमीटर के पठ्यांक का अचानक गिरना संकेत देता है तो ये आंधी तूफान आने की संकेत देता है। बैरोमीटर की पठ्यांक का अचानक गिरना ये संकेत देता है तो आंधी और तूफान का। बैरोमीटर के पठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है तो ये संकेत देता है वर्षा होने का। बैरोमीटर के पठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना ये संकेत देता है कि मौसम साफ रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है तो वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है तो ये बढ़ती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है तो ये बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, उत्प्लावन बल एवं उत्प्लवकता के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं उत्प्लावन बल के कारण। और ये किसके कारण होता है तो उत्प्लावन बल के कारण ये होता है। आगे देखेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता का प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था तो ये दिए थे आर्किमिडीज ने। प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है। उत्प्लवन के जो सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज, इनके अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है। उत्प्लावक बल निर्भर करता है तो ये द्रव्य के घनत्व तथा द्रव्य में डूबी वस्तु की आयतन पे। उत्प्लावक बल जो है ये किस पर निर्भर करता है तो द्रव्य के घनत्व तथा द्रव्य में डूबी वस्तु के आयतन पे। यदि पिंड का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव्य में क्या होगा तो डूब जाएगा। यदि पिंड का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव्य में डूब जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे घनत्व के बारे में। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान क्या कहलाती है तो ये कहलाती है घनत्व। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान क्या कहलाता है तो ये कहलाता है घनत्व। आगे बढ़ेंगे, घनत्व बराबर होता है तो ये द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व का एसआई मात्रा क्या है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व की बीमा होती है m(l)-3 होती है। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो ये प्लवन के सिद्धांत पे कार्य करता है। हाइड्रोमीटर तथा लैक्टोमीटर ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो ये प्लवन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा
जल में अशुद्धियों या लवण मिलाने पर जल का घनत्व क्या होगा, तो जल के घनत्व बढ़ता है। जल में अशुद्धि या लवण मिलाने पर जल के जो घनत्व है ये बढ़ जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो हीरा के जो अपेक्षिक घनत्व है ये हो जाएगा 3.52 और अपवर्तनांक हो जाएगा 2.417। हीरा के अपेक्षिक घनत्व है 3.52 और अपवर्तनांक हो जाएगा 2.417। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो उसका भाग रहता है 1 भाग, 10 भाग में 1 भाग पानी के ऊपर रहता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े में कह रहा है कि टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा, तो अपवर्तित रहेगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। जिसका घनत्व कम रहेगा जो वस्तु के, वह तैरता रहेगा और जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो नीचे रहेगा। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, तो इसका घनत्व बढ़ जाता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है तो घनत्व अपवर्तित रहता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो घनत्व। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। इसी कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादल के घनत्व जो होता है कम होता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या होगा, तो पिघलने पर बर्फ के आयतन घटता है और जमने पर पानी का जो घनत्व है ये घटता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा जब बर्फ पिघलेगा तब, और जमने पर पानी का जो घनत्व है ये घटता है। जमने पर पानी का आयतन क्या होगा, तो जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है और घनत्व इसका क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि आयतन और घनत्व इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। आगे देखेंगे, ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का जो आयतन है बढ़ जाता है। इसी कारण ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो ये होता है 14.4। अब हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। द्रव्य में स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, तो इसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, तो अणुओं के बीच सहसंजक बल। पृष्ठ तनाव के जो कारण है ये अणुओं के बीच सहसंजक बल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, द्रव्य बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव की बीमा m L⁻⁻2 और T⁻⁻2। द्रव्य का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है तो द्रव्य की प्रकृति एवं ताप पर। द्रव्य का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव्य की प्रकृति और ताप पर। द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव्य के ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। आगे देखेंगे, द्रव्य में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। द्रव्य में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सलाह एवं सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर ले, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।